तो सबसे पहले बात अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर की, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अबू धाबी में बने इस मंदिर की चर्चाएं इस समय भारत और दुनिया भर में की जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि यूएई में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में ही हैं, पर BAPS मंदिर खाड़ी के देशों का सबसे बड़ा मंदिर है और ये अबू धाबी का पहला मंदिर है। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार। 700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ मंदिर। यह जीत है भारत की सांस्कृतिक विरासत की। मंदिर में जाने के लिए 10 घंटा भी खड़ा रह जाएंगे हम लोग। 27 एकड़ में फैला मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी बड़ा। मैं जयपुर से आया हूँ फ्लावर लेकर के। इतना बड़ा खुशी का दिन। We were waiting for this moment, so we're so excited. हम सभी हैप्पी है। मंदिर को भव्य बनाने के लिए राजस्थान में पत्थरों की नक्काशी, मंदिर में भारत और यूएई की संस्कृति दिखाने वाली 7 मीनारें, बसंत पंचमी का मौका और विदेशी धरती पर यह भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन। आज का दिन यूएई और भारत की दोस्ती के लिए बेहद खास है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहाँ की मुलाकात के बाद कह सकता हूँ कि भारत, अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास बने इस मंदिर का नाम बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BPS हिंदू मंदिर है। BPS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। इस मंदिर को धार्मिक संस्था BAPS ने बनवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे तब उन्होंने इसकी गुजारिश की थी। फिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन दान कर दी थी। यह मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस मंदिर में 7 शिखर शामिल हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पत्थरों पर रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों से प्रेरित कई मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पहले जताए भरोसे पर ये भव्य निर्माण मुहर लगा रहा है, बता रहा है कि शेखों के देश में अब शंख भी गूंजेगा। जिस मुल्क में लोग भगवान की मूर्तियां लाने से पहले डरते थे, उस देश में आज आप हिंदू मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर 27 एकड़ में फैला है, जिसे राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सूरज के चमकते रहने तक पट्टे पर दिया है। ठीक वही नागर शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है, जिस नागर शैली में आप अयोध्या में राम मंदिर को देखते हैं। नागर शैली का उपयोग तो हुआ ही है, अंदर के पूरे हिस्से में मार्बल लगाया गया है। सफेद मार्बल जैसा कि आप देख रहे हैं वो अंदर के पूरे हिस्से में बनाया गया है। यहां से आप पूरा नजारा देख सकते हैं और सामने में जो प्रतिमाएं हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। प्रतिमाएं जिनका अनावरण होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। यूएई में पहले से 2 मंदिर हैं, लेकिन उनकी इमारत मंदिर जैसी नहीं है। इस लिहाज से अबू धाबी का ये मंदिर अपनी विशालता और भव्यता के लिहाज से बेहद खास है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि ये जो 7 शिखर आप देख रहे हैं, ये 7 शिखर हैं।
7 शिखर इस बात के लिए भी बनाए गए हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के जो 7 अमीरात हैं उनका सम्मान करने के लिए। लेकिन ये 7 शिखर है क्या? क्योंकि हर शिखर के नीचे एक मंदिर है, एक देवी देवता का मंदिर है। सबसे पहले अगर आप इस हिस्से में देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, आपको शिव जी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये वाला जो शिखर है, ये शिखर यहाँ पर भगवान शिव, भोले बाबा और पार्वती जी दोनों का ही ये शिखर है, ये मूर्तियां। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले यूएई दौरे पर इस मंदिर को लेकर पहली बार बताया था, जिसका जिक्र उन्होंने अबू धाबी पहुंचकर भी किया। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसी दिल्ली, गुजरात के गांधीनगर, न्यू जर्सी और दुनिया के दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वाले को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सब पत्थर है। ये कार्विंग सब सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में सब कार्विंग किया हुआ है। कितना खुश हैं, कितना प्रसन्न हैं आप? बहुत खुश है कि ये पत्थर यहाँ लगा हुआ है, और प्रमुख स्वामी महाराज 97 के अंदर जो संकल्प किया है, तो वर्तमान में महंत स्वामी महाराज के द्वारा यह साकार हुआ है। और इतनी सारी नक्शी देखकर और इतना शिल्प स्थापत्य देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। अबू धाबी के इस मंदिर के पास गंगा और यमुना के पानी से बनाई गई आर्टिफिशियल नदियां भी हैं। सरस्वती नदी को श्वेत प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है। एक तरफ वाराणसी जैसे घाट बनाए गए हैं जिनसे होकर कृत्रिम नदी गुजरती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये मंदिर सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक लोकाचार का प्रतीक होगा। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनके प्रेम, मित्रता और विश्वास की अभिव्यक्ति है। अबू धाबी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात सियासत की। लोकसभा चुनावों को लेकर गुजरात में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी ने गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो इस बार गुजरात से अपना नामांकन भरने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल सर्जन और बीजेपी कार्यकर्ता को भी राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अगर कहा जाए कि मौजूदा वक्त में देश की राजनीति की धुरी गुजरात है, तो अभिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात गृह प्रदेश है। यहाँ उनका लंबा सियासी इतिहास है। तो अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देश की संसद में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे। कह सकते हैं जेपी नड्डा को ये सम्मान हासिल हुआ है अपने संगठन कौशल के लिए, भाजपा को देश की राजनीति में जीत के शिखर पर पहुंचाने के एवज में। गुजरात से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बुधवार को भाजपा ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित किए, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। इनके अलावा जाने माने हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया, गुजरात प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रमुख मयंक नायक और पार्टी के पुराने नेता और राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर जसवंत सिंह परमार को भी गुजरात से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये भी संयोग है कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर
और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाजपा के चारों उम्मीदवारों का निर्विरोध राज्यसभा में पहुंचना तय है, क्योंकि विपक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा न होने के कारण उनकी कोई दावेदारी नहीं है। अगर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो वो साल 1993, 1998 और 2007 में 3 बार हिमाचल प्रदेश से विधायक रहे हैं। 1998 में हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और संसदीय कार्य मंत्री बने। बाद में 2007 में भी प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2010 में मुख्यमंत्री धूमल से मतभेद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अप्रैल 2012 में जेपी नड्डा पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2014 के चुनाव में उनका संगठन कौशल पहली बार देखने को मिला। उन्होंने पूरे देश में पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग की। फिर 2014 में भी वो राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे। 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जबकि 2020 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। भाजपा के दूसरे उम्मीदवार गोविंद भाई ढोलकिया जाने माने हीरा कारोबारी हैं। साथ ही समाज सेवा में उनका बड़ा नाम है। राम मंदिर के निर्माण कार्य में 11 करोड़ का दान उन्होंने दिया था। मूल अमरेली के ढोलकिया लेवला पाटीदार हैं और पाटीदार समाज का बड़ा चेहरा है। उनको टिकट देकर भाजपा ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी पॉलिटिक्स में जाऊं, मगर आज सुबह 10 बजे जब अमित भाई का फोन आया कि हम लोग आपको राज्यसभा में भेजने चाहते हैं, तो मैंने बोला सर मैं तो एक कभी पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो मेरे को तो मुश्किल पड़ेगा। तो साहिब ने बोला कि भाई मैं और जो नरेंद्र भाई ने तय किया है, जेपी नड्डा साहब ने आपका नाम, और आप सही है, आपको कोई ये पॉलिटिक्स है ही नहीं, राज्यसभा वो पॉलिटिक्स नहीं है, तो आप आराम से आप जो काम करते वही करते रहे, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र भक्ति के लिए आपको सुना जा रहा है। तो मैंने बोला जैसी भगवान की इच्छा। गुजरात प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रमुख मयंक नायक पार्टी का वह सामान्य कार्यकर्ता चेहरा है जिसको पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। नायक फिलहाल गांधीनगर लोकसभा के इंचार्ज हैं और पार्टी में हर चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले से आने वाले नायक को राज्यसभा की टिकट देकर उत्तर गुजरात के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की है। मुझ में जो दायित्व दिया है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता के लिए, छोटे समाज के लिए ये मेरा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते इतना बड़ा दायित्व देना, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता और नेतृत्व का शीर्ष से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दायित्व मेरे को मिलेगा। मेरे लिए तो जिंदगी का सबसे भावुक पल है। वहीं पेशे से डॉक्टर जसवंत सिंह परमार सर्जन हैं और राजनीति की चीर-फाड़ में भी माहिर हैं। गुजरात के पंचमहल जिले से आते हैं। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे परमार साल 2017 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। ओबीसी समाज से आने वाले इस शिक्षित चेहरे को भाजपा ने राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। भाजपा के सभी चारों उम्मीदवार गुरुवार को विजय मुहूर्त में नामांकन करेंगे और विपक्ष में कोई नाम न होने की वजह से शाम तक निर्विरोध चुने जाएंगे। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार मयंक नायक ने टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। इस मौके पर आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी ने मयंक नायक से खास बातचीत की। गुजरात के राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों के लिए भाजपा ने नाम जारी कर दिए है। उसमें सबसे जो नाम है वो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। वो कल नामांकन करेंगे, उनसे बात करते हैं। मयंक भाई, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, पहली प्रतिक्रिया इस बारे में? देश के यशस्वी बड़ा प्रधान आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में उन्होंने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री पाटिल साहब और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस
प्रकार की बड़ी जिम्मेवारी दी, मैं उसके लिए मैं और मेरा परिवार मेरी पार्टी की ओर से अपनी खूब खूब धन्यवाद करता हूं और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व देने के लिए उनका आभार भी प्रकट करता हूं। पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र भाई हो या अमित शाह हो, सबने बूथ से कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में काम शुरू किया और आज इतने बड़े लेवल पर आपका भी जो एग्जाम्पल दिया जाएगा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के बाद चुनाव दर चुनाव एक बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं अभी और अब सीधा राज्यसभा में, कितनी बड़ी बात है आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे? सामान्य काम करना, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम किया है और करता भी रहूंगा। दायित्व तो मिलता है और पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में, हर दायित्व के बारे में सोचती है। उसी क्रम में मेरे बारे में इतने बड़ा दायित्व सोचा मैंने भी कभी नहीं सोचा था और जमीनी कार्यकर्ता ही इस पार्टी में दायित्व पाता है, ऐसा फलित हुआ है। कभी एक्सपेक्ट किया था कि पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी की सांसद बनेंगे, क्योंकि लोग विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, आप कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे, आपकी भी कोई इच्छा रही होगी, सांसद बनेंगे ऐसा कभी सोचा था? सांसद बनेंगे कभी मैंने नहीं सोचा था, ऐसा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था। पार्टी का काम करता है, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है वो लेते रहूंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मयंक नायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक सामान्य कार्यकर्ता का ख्याल रखा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं सांसद बनूंगा, पर आज पार्टी ने उनको सांसद के तौर पे जो है नॉमिनेट किया और अब इनका निर्विरोध चुना जाना भी तय है। कैमरा ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक, गांधीनगर। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 दिन पहले बीजेपी नेता बने अशोक चौहान को बीजेपी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद अशोक चौहान ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि वो जनता के लिए काम करेंगे। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया। नाना पटोले ने कहा है कि कल तक जिन अशोक चौहान को पीएम लीडर नहीं डीलर कहा करते थे, आदर्श घोटाला करने के आरोप उनके ऊपर लगाया करते थे, उन्हें सांसद बनाया क्यों? सुनिए। मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में, मैं पहले भी सांसद रह चुका हूं लोकसभा में 2 बार, उसका पूरा फायदा भाजपा को और खास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है, कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी। बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है, जो लोग उनको लीडर नहीं है, डीलर है ऐसे बोलते थे, वही लोग अगर उन लोगों को, डीलरों को ताकत देते होंगे तो आप समझने की बात है कि बीजेपी जिस तरह से अपनी संस्कृति बताती है, पार्टी विद द डिफरेंस, ऐसा जो बीजेपी बोलती थी, तो ये पार्टी विद द डिफरेंस ये है कि जिनको प्रधानमंत्री व्हाइट पेपर निकाल के आदर्श घोटाला निकालता है और वो लोकसभा में कहता है आदर्श घोटाला किसने किया बहनों भाइयों, ऐसे उनका भाषण आप अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस राज्य के सबसे कमजोर गृह मंत्री, वो कहते हैं कि ये लीडर नहीं है, ये डीलर है। तो अब क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में? तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक आज वडोदरा के रास्ते भरूच के दौरे पर थे। उन्होंने वडोदरा में लोकसभा चुनाव, इंडिया अलायंस और किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बातें कही हैं। साथ ही साथ पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों पर भी उन्होंने बात की। अगर आपको चुनाव जीतना है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको आगे से समय रहते कैंडिडेट अनाउंस करना पड़ेगा, समय रहते अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, समय रहते प्रचार करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से काफी लेट हो रहा है। सारी सीटें अलायंस में जाएंगे। वैसे आप देखेंगे वोट शेयर के हिसाब से तो 1/3 आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए और 2/3 कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहिए। मतलब हम 8 सीट के आसपास हमें लगता है कि हमें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और बाकी की सारी सीटें लगभग 18 कांग्रेस को जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज सिखाया है, वो है कि व्यवस्थाओं को कैसे तोड़ा जाए, लोगों को कैसे खरीद के अपनी पार्टी को बड़ा किया जाए, देश को कैसे बड़ा किया जाए। वो मोदी जी उस पे नहीं लगे हैं, अपनी पार्टी को कैसे बड़ा किया जाए सिर्फ उस पे लगे हैं और वो भी
गलत तरीके के माध्यम से। किसानों के प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की मांगों को भाजपा ने, पहले भाजपा की सरकार ने हामी भरी थी, हामी भरने के बाद फिर वो भूल गए जैसा वो करते हैं। अभी मोदी जी एक नई चीज लेके आए हैं, मोदी की गारंटी। उनको जब समझ नहीं आया तो केजरीवाल की गारंटी से गारंटी, अरे केजरीवाल की गारंटी से गारंटी शब्द चुरा लोगे लेकिन उसकी महत्ता कहां से लाओगे? तो ये पहले भी झूठ बोलते हैं, अभी भी इनके सारे वादे झूठे हैं। किसान अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, पूरे देश का किसान उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम सब भी किसानों के साथ हैं।